ये क्यों नहीं शो हो रहा? देखो 2 मिनट ऊपर हो गए हैं, फिर 1:02 पे जब इनको छोड़ेंगे तो ये कहेंगे लेट छोड़ते हैं। शुरू टाइम पे हमारी वजह से नहीं होता और एंड पे बातें भी हमें सुननी पड़ती हैं। सारी बातें हमारी वजह से नहीं टाइम पे हुआ, इसी वजह से बातें सुननी पड़ेंगी। बातें तो हैं ही सुनने के लिए। कोई एक बंदा सही तरह सोल्यूशन एक दफ़ा भेज दिया करे, या जब सोल्यूशन भेजा जाए तो वो तो कॉपी पेस्ट हुई होती हैं चीज़ें, तो उसमें गलतियाँ एक ही दफ़ा कुछ सही तरह बता दिया करे। अगले दिन जाके, उससे अगले दिन जाके आप लोग चीज़ें बता रहे होते हैं, फिर नोट्स 3-3 दफ़ा भेजने पड़े होते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू होगी भी है तो IS 1037 निकालें। पार्ट ए में तो IFRS 9 की बड़ी मजे मजे की चीज़ें हुई आज। तो सही आज IFRS 9 की रिवीजन हुई है पार्ट ए के अंदर। अच्छा जी, क्वेश्चन 23 6 बजे के आएंगे। क्वेश्चन 23 में पॉइंट 4, जल्दी करें ना, जल्दी करें, और भी काम है, घर भी जाना है, जल्दी करें। ये हमारा सफर शुरू हो गया इंशाल्लाह। पिंडी जाके ही ब्रेक लगाएंगे इंशाल्लाह 3.5 घंटे बाद। चलें जल्दी करें। JCL plans to raise finance। जी पढ़ें जल्दी। बता दें अब इसका क्या करना है। नहीं, कुछ भी नहीं लिखने से तो फिर तो पेपर में कुछ नहीं बनेगा ना। कोई हाथ खड़ा करके बताए सॉल्यूशन। पेज 869। JCL plans to raise finance from the issuance of bonds। तो फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी, तो हमारा इरादा है, प्लान्स, कि हम अगले साल बॉन्ड्स इशू करेंगे। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, बॉन्ड्स इशू करेंगे। ड्यू टू चैलेंजेस इट इज एस्टिमेटेड दैट बॉन्ड्स इशुएंस विल यील्ड 100 मिलियन लेस देन ओरिजिनल एस्टिमेट। जाहिर बात है, जब बॉन्ड इशू करेंगे तो उनकी फेस वैल्यू, मिसाल के तौर पे बॉन्ड्स की फेस वैल्यू होगी 700 मिलियन और इशू प्राइस बॉन्ड्स की होगी सिर्फ 600 मिलियन। ये 100 मिलियन का जो है वो गैप होगा बीच में। ड्यू टू चैलेंजेस इट इज एस्टिमेटेड दैट बॉन्ड्स विल यील्ड 100 मिलियन लेस देन ओरिजिनल एस्टिमेट। ओरिजिनल 700 मिलियन हमने लेना था, लेकिन बॉन्ड्स इशू करके सिर्फ 600 मिलियन आएगा हमारे पास। इसके अलावा इंटरेस्ट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 2%। ये कूपन रेट होगा जो आपको 2% से बढ़ाना पड़ेगा। अगर कूपन रेट 10% है तो 12% करना पड़ेगा, वरना लोग आपको लोन नहीं देंगे। फर्दर द इंटरेस्ट रेट्स वुड नीड टू मे इंक्रीज बाय 2%। कूपन रेट को आपको 2% बढ़ाना पड़ेगा, इसी के बाद ये आपको सरमाया इकट्ठा हो सकता है, वरना सरमाया इकट्ठा नहीं होगा। दिस एडिशनल इंटरेस्ट, और ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है इन एन एनुअल, इसमें एक एनुअल लॉस आएगा 14 मिलियन का, विच विल रिजल्ट इन एन एनुअल लॉस। यानी हर साल 14 मिलियन का लॉस होता रहेगा जब तक ये लोन रहेगा। हर साल 14 मिलियन का लॉस होता रहेगा, जिसकी वजह, और उन लॉसेस की पीवी आज ये है। यानी इस लोन लेने की वजह से जो 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो बनेगा 14 मिलियन का लॉस। यानी 14 मिलियन इंटरेस्ट बनेगा हर साल एक्स्ट्रा। तो 14 मिलियन की पीवी लें तो 70 मिलियन का लॉस बन रहा है। आप बताएं ये अवॉइडेबल है या अनअवॉइडेबल है लॉस? अनअवॉइडेबल है, तो डेट्स वाई इसकी कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो लिखें, द बॉन्ड्स विल बी इशूड in next year the bonds will be issued in
नेक्स्ट ईयर इन केस प्लान इज फाइनलाइज्ड, अगर प्लान फाइनलाइज होता है, अगर प्लान ही रहा तो फिर तो कुछ भी नहीं। इन केस प्लान इज फाइनलाइज्ड, so loss occurring due to increase in interest rate so loss occurring due to increase in interest rate is a future operating loss is a future operating loss, फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा। सो एट 30 जून 2023 no provision will be recorded in this regard. So at 30 जून 2023 no provision will be recorded in this regard. चलें जी, पॉइंट 3 पढ़ें। मतलब ये जो ये चीज़ें होती है ना, इनके तो डिस्क्लोजर भी नहीं होते। किन चीज़ों के? यानी जो फ्यूचर में हमने कुछ खरीदना है और खरीदेंगे और लॉस आएगा और बेचेंगे, इस किस्म की चीज़ों के तो डिस्क्लोजर भी नहीं होते। नहीं, ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी तो नहीं है, इसकी तो नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वाला सिनेरियो है ना, तो नो प्रोविजन नॉर एनी डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, ये तो वो वाला है। तो नो, ये तो वो सिनेरियो ना, लिखे नो लीगल नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वाला। ओके, पॉइंट नंबर 3 पढ़ें जी। जी बताएं, ये लोन करंट है नॉन करंट है? ईयर एंड से पहले ये लोन क्या था? करंट था, नॉन करंट था? पीआरसी पढ़ा हुआ है आपने। और ईयर एंड के बाद जो इवेंट हुआ उसकी वजह से इस इवेंट को इसकी वजह से एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे एडजस्ट, ये सवाल है कि एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जल्दी से बताएं, जो लेट आए हैं, ये डिस्कशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है पिछली से। नहीं करेंगे वाले हाथ खड़ा करें, यानी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। कॉन्फिडेंस से जो पहली थॉट जहन में आई थी उस बेस पे हाथ खड़ा करें। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल, ये दो लोगों ने हाथ सही खड़ा कर दिए। तो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, पढ़ें, क्योंकि इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज आफ्टर, होने तो सारी आफ्टर बोल रहे हैं। एज ऑफ 30 जून 2023 को JCL was in breach of one of the loan covenants. JCL ने एक लोन एग्रीमेंट की एक क्लॉज को ब्रेक कर दिया था। वन ऑफ द लोन कॉवेनेंट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू टारगेट, जिसमें यह था कि आपका रेवेन्यू हर साल 400 मिलियन कम से कम होना चाहिए, मिसाल दे रहा हूं, विच वुड लेड टू एंटायर लॉन्ग टर्म लोन बिकमिंग पेबल इमीडिएटली। 30 जून को ब्रीच हो चुकी है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि ये लोन अब करंट बन चुका है। JCL was in breach of loan covenant, which would have led to entire loan becoming, जिसकी वजह से entire loan immediately payable हो गया है। However, JCL ने बैंक को राब्ता किया और वो शिक उड़वा दी, obtained a waiver from them for compliance with given covenant, वो शिक उड़वा दी। समझ आइए कोई इंग्लिश?
ऑब्टेन्ड अ वेवर, एक रिलैक्सेशन ले ली फ्रॉम देम, बैंक के पास जाके, फॉर कंप्लायंस विद दैट कॉवेनेंट, उस कॉवेनेंट को मानना, इस शिक को उड़वा दिया इन्होंने, और बैंक ने भी आपको इजाजत दे दी है 26 जुलाई को। तो आप बताएं, ये जो इजाजत मिलना है, क्या ये ईयर एंड के ऊपर था या ये ईयर एंड के बाद इजाजत मिली? तो लिखें, द ऑब्टेनिंग ऑफ वेवर, यही हुआ है ना साल के बाद, और क्या हुआ है? द ऑब्टेनिंग ऑफ वेवर। इसी सवाल की आखिरी लाइन से लिखें, इसमें क्या अपने से क्या लिखना होता है? द ऑब्टेनिंग ऑफ वेवर फ्रॉम बैंक फॉर कंप्लायंस विद लोन कॉवेनेंट is done on ऑब्टेनिंग कब डन हुई है? इज डन ऑन 26 जुलाई 2023। Therefore, it is an adjusting event, it is a non-adjusting event as it relates to circumstances, उस सफा लेके आओ जो मैं बना रहा था, as it relate to circumstances that arose after the reporting date। बात को दोबारा पढ़ें। साल के एंड पर हमने एक लोन की शर्त रेवेन्यू टारगेट वाली ब्रीच कर दी थी। ये लोन की शर्त ब्रीच होने की वजह से पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म लोन इमीडिएटली पेएबल हो गया है, लेकिन जेसीएल ने कांटेक्ट किया है बैंक को, और बैंक ने साल के बाद आपको कह दिया चलो ठीक है। तो इस वजह से इसको कौन सा इवेंट लेंगे? नॉन एडजस्टिंग इवेंट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, जी नहीं, ईयर एंड पे जब पता चल गया था ना हमने ब्रीच कर दी है, तो ईयर एंड पे तो हमने उसको करंट में डाल दिया है, ये तो याद रखिएगा। ईयर एंड पे बिफोर ब्रीच नॉन करंट था, आफ्टर ब्रीच करंट है। जाहिर बात है ईयर एंड पे तो ब्रीच हो गई है, तो ईयर एंड पे एक एडजस्टमेंट हमने कर दी है कि उसको किस में डाल दिया है? करंट में। उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, क्योंकि जब वो ब्रीच हो गई तो वो करंट है। अब ईयर एंड के बाद बैंक ने कहा कि चलो खैर है ना, वापस करो इमीडिएटली। तो अगर ये इजाजत ईयर एंड से पहले मिल जाती ना तो फिर ठीक था। पतीसा लिमिटेड डिजाइन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फॉर अर्बन कम्यूटर्स। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाते हैं। इन मई 2025, साल खत्म होने से 2 महीने पहले, पीएल ने एक नया मॉडल लॉन्च किया है, वोल्ट 3, फीचरिंग एन इनोवेटिव रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम डेवलप्ड एंटायरली बाय द इंटरनल इंजीनियरिंग टीम। उसमें एक ब्रेकिंग सिस्टम लगाया है। ऑन 25 जून 2025, साल खत्म होने से 5 दिन पहले, पीएल ने एक लीगल नोटिस रिसीव किया है केक लिमिटेड से, एक कंपैटिटर से, जिसमें उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है आपका, तो भाई ये स्पेलिंग सही करो, ये कौन सा वाला ब्रेकिंग है, तस्वीर खींचो, ये कौन सा वाला ब्रेक, हाथ होती है। मैं कहता हूँ ये सवालों को प्रूफ रीड करके डाला करो। एलिजिंग दैट द ब्रेकिंग सिस्टम इन वोल्ट 3 इन्फ्रिंजेस सीएल्स पेटेंट ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। तो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मतलब ये कि हमने किसी का पेटेंट कॉपी किया है, ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा है।
जैसे एक कॉलेज वाले दूसरे कॉलेज पे इल्ज़ाम लगा दें कि आपने हमारी किताबें छाप दी अपने टीचर का नाम लिख के, तो इस किस्म का कोई केस चला है। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद ये इवेंट्स हुए। एज्यूम करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हुई है 31 जुलाई को, और एज्यूम करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हुई है 31 अगस्त को। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हुई है 31 जुलाई को, तो अगस्त वाली बात तो हमें पता ही नहीं होगी। फिर बताएं ना, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हो गई है अगस्त जुलाई के एंड पे, अगर 31 जुलाई को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हो गई है, तो हमें इल्हाम हुआ होगा जुलाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज करते हुए कि जो है वो आपने जो अगस्त में क्या होना है, फिर तो हमें पता ही नहीं चला होगा। तो मेरे ख्याल से शायद पॉइंट ए सॉल्व करते हुए हम इग्नोर करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2, क्योंकि अगर 31 जुलाई को साइन कर रहे हैं डायरेक्टर्स, तो उनके पास कोई ऐसी इल्हामी ताकत तो नहीं है कि वो देख लें कि अगस्त के अंदर जो है वो क्या होना है, वो तो जुलाई में साइन कर रहे हैं ना। जी पढ़ें। जज़ाकल्लाह। इन जुलाई 2025, रास्ते में तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया हमारा, हद होती है, बड़े तेज बंदे हो। इन जुलाई 2025 PL's इंटरनल लीगल एंड इंजीनियरिंग टीम्स रिव्यूड द क्लेम एंड द रेलेवेंट पेटेंट डॉक्यूमेंट्स। हमारी इंटरनल टीम ने सिर्फ देखे, अभी इंटरनल टीम बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारी इंटरनल टीम ने सिर्फ देखे, बेस्ड ऑन देयर इनिशियल एनालिसिस दे बिलीव दैट वोल्ट 3, यानी ये जो मोटरसाइकिल है ना, इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है कंटेन सफिशिएंट डिजाइन डिफरेंसेस। हमारे और उनके डिजाइन में बहुत डिफरेंस है, वो ब्रेक आगे जाके लगाते हैं, हम ब्रेक लगाते ही नहीं। अच्छा, एंड द लाइकलीहुड ऑफ लूजिंग द केस वाज 30%, और केस हारने का चांस 30% है। तो आप बताएं प्रोबेबल है या पॉसिबल है? जल्दी बोलें, हाई चांस है, लो चांस है? लो चांस है। However, due to potential reputational and legal exposure, production of Volt 3 was temporarily paused as a precaution. The internal research and development team was directed to begin designing a completely new braking system. जी बताएं क्या क्या हुआ है, हाथ खड़ा करके कोई बता दे क्या क्या हुआ है। एक तो हमें यह पता चला है कि लाइकलीहुड ऑफ लूजिंग द केस इज 30%। एक हमें यह पता, वैसे मैं पूछ रहा हूं हुआ क्या क्या। हाउएवर ड्यू टू पोटेंशियल रेपुटेशनल एंड लीगल एक्सपोजर, प्रोडक्शन ऑफ वोल्ट 3 वाज टेम्परेरीली पॉज्ड। और क्या हुआ है? इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम वाज डायरेक्टेड टू बिगिन डिजाइनिंग अ न्यू ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है जी, 3 चीजें हुई, तो लिखें। द कंपेटिटर, क्या है, कोई लफ्ज देखे ना। द कंपेटिटर, हाँ, हैज एक्यूज्ड अस, क्या लफ्ज आएगा? हैज लॉज्ड। इम्पोज तो देखो गवर्नमेंट करती है ना, इम्पोज का लफ्ज, समझिए बात, वो इम्पोज नहीं, कोई आप किसी के ऊपर कोई चीज इम्पोज नहीं करते, इम्पोज तो गवर्नमेंट करती है, पेनल्टी वगैरह। और ये हैज लॉज्ड, कंपेटिटर हैज लॉज्ड अ लीगल क्लेम, कंपेटिटर हैज लॉज्ड अ लीगल क्लेम अगेंस्ट अस। सवाल से ही उठाया करें चीजें, आदत डालें थोड़ी सी, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंसोलिडेशन के सवालों की प्रैक्टिस करते हैं लिख लिख के, और इसके सवालों की प्रैक्टिस करते हैं देख देख के। ऑन 25 जून 2 कहते रिवीजन भी नहीं करते इसकी, तो ऑन 25 जून 2025 alleging that we have made infringements in his patent, infringement in his patent, यानी हमने उसके पेटेंट को चोरी किया है। We have made infringement in his patent.
So there is an obligation, there is a present obligation due to a past event. किताब दें. However, as per our estimate, the chance of losing the case is only 30%. ये लीगल एडवाइजर ने बताया या हमने खुद किया है? कहाँ लिखा हुआ है वो देख, इंटरनल लीगल एंड इंजीनियरिंग टीम्स. तो इसलिए लीगल एडवाइजर या वो लफ्ज़ आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं. बहरहाल हम कहां तक पहुंच गए थे? लूजिंग द केस इज ओनली 30%, विच इज कंसिडर्ड एज 30% को क्या कहते हैं? विच इज कंसिडर्ड एज पॉसिबल, which is considered as a possible obligation. So, a contingent liability will be disclosed giving brief nature of event and estimate of financial effect. अच्छा जी, ये बताएं जरा, ये जो दो चीजें हुए हैं इनके बारे में कुछ कमेंट करके आना है. प्रोडक्शन ऑफ वोल्ट 3 वाज टेम्परेरीली पास्ड एंड टीम वाज डायरेक्टेड टू, इसके बारे में लिखें अगला पैरा. नहीं अभी है ना. फर्दर a pause in production and a direction to design new braking system. Further a pause in production, मतलब वोल्ट 3 बनाना छोड़ दिया ना हमने. Further a pause in production and direction to design new braking system. R, बोले आगे R, the management's decision. ये मैनेजमेंट का अपना डिसीजन है, इससे हमारे केस का the management's decision which needs no disclosure in financial statements of 30 जून 25. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 30 जून 25. वैसे एक देखें, इंटरनल रिसर्च टीम वाज डायरेक्टेड टू डिजाइन अ न्यू ब्रेकिंग सिस्टम. इसकी वजह से हमारे कंधों पे कोई लायबिलिटी राइज नहीं होगी. हमने टीम को कह दिया कि आप जरा ब्रेकिंग सिस्टम नया बनाओ, पुराना ब्रेकिंग सिस्टम तो चोरी वाला है, तो तुम लोगों ने डिजाइन चोरी किया हुआ है, तो जरा नया ब्रेकिंग सिस्टम बताओ. इसकी वजह से हमारे कंधों पर रियर एंड पर कोई लायबिलिटी, ये तो हमारा एक अपना डिसीजन है बस कि अब नया काम शुरू कर देते हैं, पुराना काम जो है वो खराब हो गया था. तो ये तो वैसे भी सॉर्ट ऑफ अवॉइडेबल टाइप चीज है, ना करें नया शुरू, ना करें नया शुरू. आगे चलें.
हाँ वो तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, प्लांट की इंपेयरमेंट का लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हमने देखा उसमें डेटा देते हैं, आप जब डेटा दे तो करें। पढ़ो अगला। इन अगस्त 2025 अ मोर डिटेल्ड टेक्निकल रिव्यू एंड एक्सटर्नल पेटेंट एडवाइस, पहले इंटरनल एडवाइस ली थी और अब एक्सटर्नल एडवाइस लिया। अच्छा, अब ये नहीं कि ये सॉल्व करते हुए आपने इग्नोर करना है 2 को, अब आपने दोनों को कंसिडर करना है, क्योंकि जब मैं 31 अगस्त की रात को खड़ा हूंगा तो मुझे 1 का भी पता होगा और 2 का भी पता होगा। अब मैं दोनों को कंसिडर करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से हमारा ज्यादा जवाब 2 की बेस पे होगा, क्योंकि 2 ये बताएगा कि 1 में ये पता चला था लेकिन अब ये हो गया। तो जब अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ जाए किसी केस की तो बेहतर है कि उस अपडेटेड को यूज करें, पुरानी को फर्क करें। बेस्ड ऑन दिस न्यू एविडेंस, ओहो न्यू एविडेंस ही गायब हो गया, पहले न्यू एविडेंस तो पढ़ लें जरा, 3 लाइनों में दिया हुआ है। इन अगस्त 25 मोर डिटेल टेक्निकल रिव्यू एंड एक्सटर्नल, हमने अपनी ही टीम ने ज्यादा डिटेल रिव्यू किया, पहले ऊपर ऊपर से किया था, और एक बाहर के बंदे ने भी एडवाइस दी। रिवील्ड दैट पीएल्स ब्रेकिंग सिस्टम सब्सटेंशियली इन्फ्रिंज द सीएल्स पेटेंट, और उन्होंने बता दिया कि तुम लोगों ने चोरी की है। अब ओनर्स और डायरेक्टर्स तो परेशान है कि यार हमने कहां से चोरी की है। इट वाज कंफर्म्ड दैट द डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट ओरिजिनेटेड विद इन पीएल्स इंटरनल टीम, ये उनकी अंदर की टीम ने किया था, डायरेक्टर्स ओनर्स ने ऐसा उनको नहीं कहा था कि ये 2 नंबर काम करो। उनकी टीम ने बॉस के सामने, डायरेक्टर के सामने आगे बढ़ बढ़ के अच्छे अच्छे डिजाइन लाने के चक्करों में उन्होंने उनका डिजाइन चोरी कर दिया कि हमें डायरेक्टर से शाबाश मिल जाए। उनकी इंटरनल टीम ने यह काम किया था ड्यू टू अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सीएल्स पेटेंट। तो यानी कि उनकी उनकी मिस इंटरप्रिटेशन उसको करके, बेस्ड ऑन दिस न्यू एविडेंस, इस नए एविडेंस की बुनियाद पे, नया एविडेंस क्या है? नया एविडेंस ये है कि पीएल्स ब्रेकिंग सिस्टम सब्सटेंशियली इन्फ्रिंज द सीएल्स पेटेंट, ये नया एविडेंस है। नया एविडेंस ये है, पीएल्स ब्रेकिंग सिस्टम, हमारे जो स्कूटर में ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, ये ब्रेक कर रहा है उसके पेटेंट को, यानी उसके पेटेंट को चोरी करके बनाया गया। बेस्ड ऑन दिस न्यू एविडेंस, नाउ लीगल एडवाइजर्स रिवाइज देयर एस्टीमेट and concluded that PL was now likely to lose the case। तो जाहिर बात है पहले पॉसिबल ऑब्लिगेशन थी, अब क्या बन जाएगी? प्रोबेबल। They advised that PL would be required to pay a substantial amount of compensation, या तो substantial amount of compensation पे करेंगे, उसमें फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, और ऑल्टरनेटिवली एग्री टू एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। और अगर आप उसको फोन करके कह दो कि भाई कोर्ट केस खत्म करें, हमारे डेरे पे आ जाए, उधर बैठ के बात करते हैं, हमारे बड़े साथ बैठे होंगे, अपने बड़े ले आना, बारों बार कर लेते हैं ऐसी बदनामी, कोर्ट में आना, जेलों के अंदर, फिर ये वो, बाहर आ जाओ, आउट ऑफ कोर्ट, गाड़ी में आ जाओ, हमारे आज के जमाने में गाड़ी में आ जाओ, उधर बात करते हैं। सब्जेक्ट टू अ डिसीजन, मेरी बेगम ने आपके लिए गुड़ वाले चावल बनाए हैं, गाड़ी में आ जाओ। सब्जेक्ट टू अ डिसीजन इन अपकमिंग बोर्ड मीटिंग, वो फिर बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कितनी होनी है। अभी ये 2 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ दोनों में से, ये 2 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। PL also discontinued the sales of existing World 3 स्टॉक, तो हमने डिसकंटिन्यू कर दी है सेल ऑफ स्टॉक, पहले से पॉज की थी। हाँ, हमने इतने गौर से सवालों को पढ़ते सर, इस तरह की बातें ना किया करें हमारे साथ। पहले पॉज की थी और अब क्या कर दी है? डिसकंटिन्यू द सेल ऑफ गोल्ड। और दूसरा क्या हुआ है? PL was now likely to lose। ये 2 बातें तो मुझे पता चल गई, नहीं हमें तो कुछ और ही पता चलता होता है। इन रिस्पॉन्स टू दीज फाइंडिंग्स, इस सारे के बाद PL टर्मिनेटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सीनियर इंजीनियर्स। टर्मिनेटेड मतलब अनाउंस कोई नहीं, टर्मिनेटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सीनियर इंजीनियर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ द डिजाइन। वो जो हमारी इंटरनल टीम में थे, कहीं लिखा हुआ इंटरनल टीम ने मसला किया है, इट वाज कंफर्म्ड दैट डिजाइन ओरिजिनेटेड विद इंटरनल टीम के बंदे हैं, इन्होंने मसला किया, तो इन इंटरनल टीम के बंदों को चल निकल, तो सीनियर बड़ा सीनियर इंजीनियर बना फिरता था, पता चल गया तेरी सीनियरनेस, चोरी करके जो है वो तूने डिजाइन बना दी। इन रिस्पॉन्स टू द PL टर्मिनेटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सीनियर इंजीनियर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, तू बड़ा मैनेजर बना फिरता है, जी करता है आगे, चल निकल। ड्यू टू द टर्म्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, PL इज ऑब्लिगेटेड टू पे सब्सटेंशियल टर्मिनेशन कंपनसेशन पैकेजेस, और उनको नौकरी से निकालने के बदले अच्छी खासी अमाउंट्स देनी है। डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट कॉस्ट, ये कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर हम डटे रहे टर्मिनेशन के ऊपर,
ताकि हमारी ब्रांड की इंटेग्रिटी मेंटेन रहे और हम स्टेक होल्डर्स को बता सकेंगे हमने जो 2 नंबर बंदे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उनको निकाल दिया है। डायरेक्टर्स की नीयत तो साफ थी, लेकिन ये जो 2 नंबर बंदे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, इनकी वजह से मसला हो रहा है। तो वी आर ऑब्लिगेटेड टू पे सब्सटेंशियल टर्मिनेशन कॉम्पनसेशन पैकेजेस। लिखना शुरू करें। ये 3 बातें हुई हैं। नंबर 1, एक तो हमने केस अब हार जाना है। नंबर 2, हमने वोल्ट 3 को बेचना बंद कर दिया है। और नंबर 3, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, जो लोग टर्मिनेट किए हैं हमने, उनको हमने जाते हुए क्या देनी है, कंपनसेशन देनी है। इन रिस्पॉन्स टू दीज फाइंडिंग्स वी टर्मिनेटेड द एम्प्लॉयमेंट। जब ये नया एविडेंस आया तब हमने टर्मिनेट किया। तो लिखें, इन अगस्त, अब चौथी लाइन उठाएं, इन अगस्त बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, चौथी लाइन, इन अगस्त बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस। अब दूसरी लाइन में आए, इट इज कंफर्म, तो सर वही ना लिखा है, करो मैं सवाल ही कॉपी पेस्ट करके। इट इज नाउ कंफर्म, मोती चुनने होते हैं माय डियर, इट इज नाउ कंफर्म दैट design infringement was done by our internal team. भाई अब तो नमकीन हम खा चुके हैं, आप बहुत लेट आए, अब तो मीठा शुरू होने वाला है। That design infringement was done was by our internal team. और नीचे आए, and now legal advisors consider that it is now likely that we will lose the case. So this will be considered as an adjusting event, क्योंकि केस तो पहले का चल रहा है ना, सिर्फ नया एविडेंस आया। So this will be considered as an adjusting event, यानी कि it relates to circumstances that existed at balance sheet date. केस तो हो चुका था ना हमारे खिलाफ, वो बाद में पता चला कि अंदर वाले बंदों ने ही गड़बड़ की है। मतलब ईयर एंड पे भी मसला खराब था। कैसे मसला खराब था? ईयर एंड पे अंदर वाले बंदों ने गड़बड़ की हुई थी, ईयर एंड पे भी मसला खराब था। आगे चलें। So there is a present obligation due to a past event. So provision will be made for a reliable estimate. So provision will be made for a reliable estimate. The best estimate will depend upon the management's decision either it will be a compensation or an out of court settlement. दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगी। Either it will be a compensation or it will be a out of court settlement. Okay. So provision will be made for most likely, इन दोनों में से जो ज्यादा होने का चांस है। So provision will be made for the most likely
मोस्ट लाइकली इवेंट, अच्छा मोस्ट लाइकली ऑप्शन कर लें, मोस्ट लाइकली ऑप्शन, अच्छा इवेंट नहीं। आगे बताएं, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग वोल्ट 3 स्टॉक, PL also discontinued the sale of existing Volt 3 stock. Volt 3 स्टॉक को बेचना डिसकंटिन्यू कर दिया, बताएं क्या करें? NRV टेस्ट पे परफॉर्म कर लें, फिर जाहिर बात है कुछ सस्ते दामों लोहे वाला तो ले ही जाएगा, तो लिखें as we have discontinued the sale of stock, so it should be kept at lower of cost and NRV. ओके आगे चलें जी। अच्छा जी, और भी कोई जवाब दे? और भी उन्होंने कहा है कि इसकी प्रोविजन बना लें, और कोई जवाब? अच्छा ये देखें, एक होता था एम्प्लॉयज़ की टर्मिनेशन। एम्प्लॉयज़ की टर्मिनेशन ये होती थी कि उनको हमने जो है वो ईयर एंड से पहले अनाउंस कर दिया कि हम रीस्ट्रक्चरिंग करने लगे हैं, तो हम रिडंडेंट कर देते थे। और एक दो सवाल ऐसे थे हम ईयर एंड के बाद उनको रिडंडेंट करते थे, यानी रिडंडेंट के बाद अनाउंस करते थे, तो उसको हम नॉन एडजस्टिंग कहते थे। और अगर ईयर एंड से पहले कर लेते थे तो उसको हम कहते थे हमने अनाउंस कर दिया ईयर एंड से पहले। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर कॉलेज के अंदर टीचर्स ने स्टूडेंट्स को सही पढ़ाया नहीं, इस स्टूडेंट्स ने केस कर दिया ईयर एंड से पहले, पता चला कि हाँ टीचर्स ने सही नहीं पढ़ाया था, तो इस वजह से स्टूडेंट्स की तरफ हम लायबल फील कर रहे हैं, ये बात समझ आती है। लेकिन जब ये साबित हो गया कि टीचर्स ने सही नहीं पढ़ाया था, तो ईयर एंड के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि अब टीचर्स को भी निकाल दें। तो बज़ाहिर ये तो एक मैनेजमेंट का एक नया डिसीजन है ना, माना कि उस वजह से लिया, लेकिन मैनेजमेंट उनको रख के थोड़ा सा समझा भी सकती थी कि आइंदा बेहतर कर लो। मतलब ईयर एंड पे टीचर्स की तरफ टर्मिनेशन की पेमेंट करने के लिए लायबल फील करना तो अजीब सी बात है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम टीचर्स को अब इस वजह से निकाल रहे हैं कि उसने पिछले साल उन्होंने स्टूडेंट्स को गलत पढ़ाया, लेकिन स्टूडेंट्स को गलत पढ़ाने की वजह से स्टूडेंट्स की तरफ फाइन देने की लायबिलिटी तो समझ आती है, लेकिन ईयर एंड के बाद एक नया डिसीजन लेना कि भाई अब जो है मिसाल के तौर पे बच्चे ने साथ वालों के घर कुछ फेंक दिया, अब साथ वालों के घर ईयर एंड से पहले फेंका, अब साथ वालों की तरफ लायबल फील करें समझ आती है, बच्चे को घर से निकालने के लिए लायबल फील करें ये तो बात अब समझ नहीं आ रही। ये तो आपका अपना सोल डिसीजन है, माना कि वजह वही बनी है, लेकिन कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन तो नहीं है ईयर एंड के ऊपर कि इसको निकालो। और अगर हम इनको नहीं निकालेंगे तो हम किसकी तरफ लायबल फील कर रहे होंगे? किसी की तरफ भी नहीं। ये तो हमारा सोल डिसीजन है, ये हमारा डिसीजन का इन रिस्पॉन्स टू दीज फाइंडिंग्स। अगस्त में जब पता चला ये सारा हमें, वी टर्मिनेटेड द सीनियर इंजीनियर्स, हमने टर्मिनेट कर दिया सीनियर इंजीनियर्स को। आप बताएं ईयर एंड पर क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हम इनकी तरफ लायबल फील कर रहे थे कि इनको टर्मिनेशन पेमेंट्स करनी है? आप कहेंगे ईयर एंड पर इन्होंने कर दिया हुआ था, क्या कहते हैं, दूसरों का पेटेंट चोरी किया था, तो इस वजह से दूसरों की तरफ लायबल फील कर रहे थे ना, इनकी तरफ तो लायबल फील नहीं कर रहे थे।
हाँ, इनकी तरफ लायबल फील करना, बल्कि इन पे पेनल्टीज शायद हम डाल सकते थे, वो फिर हमारा वो तो रिसीवेबल होना था सॉर्ट ऑफ, कि इनके ऊपर पेनल्टीज डालें। कोई ऐसी बात होती तो वो फिर समझ आती, उसको हम इस सिनेरियो से लिंक कर सकते कि इसकी वजह से हमने पता नहीं पेनल्टीज डाल दी हैं, वो भी शायद पता नहीं रिसीवेबल बनता है या नहीं बनता। लेकिन अब ये जरा सोच के बताएं ना, कोई एक ऐसा हादसा हुआ, अब मिसाल के तौर पे जनरेटर की वजह से किसी स्टूडेंट की मोटरसाइकिल जल गई, अब आप स्टूडेंट की तरफ तो लायबल फील करें, लेकिन आप साल के बाद आप सोचें यार ये जो जनरेटर के पास सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था इसको भी हम निकालते हैं, तो अब तो डिस्क्लोजर देना है, चलो दे दो, अगर आपको ये लगता है कि ये एक बड़ा इवेंट है तो ठीक है, इफ इट इज मटेरियल तो डिस्क्लोज कर दें, लेकिन अगर समझ आ गया तो बता दें, वरना फिर 2-4 और मिसालें दे देते हैं। ठीक है मेरे ख्याल से चलें इसको। और वो जो होते थे ना सवाल वो वाले, उनमें ईयर एंड से पहले हमने टर्मिनेशन अनाउंस की होती थी, इधर इस रिस्पॉन्स की वजह से टर्मिनेशन इनिशिएट हुई है, ऑलरेडी अनाउंस नहीं हुई, ऑलरेडी अनाउंस हुई है पिछले साल। और वैसे भी अगर आप ईयर एंड पे आप इनकी तरफ तो लायबल फील नहीं कर रहे ना, ईयर एंड पे तो जिनका पेटेंट चोरी किया उनकी तरफ लायबल फील कर रहे हैं। आप सिंपल से बता दें ईयर एंड के ऊपर इनकी तरफ किस वजह से लायबल फील कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में इनको निकालेंगे। भाई ना निकालते आपको किसने कहा था निकालने को, थोड़ा सा समझा देते, इनको 2-4 दिन इन पे लगाते, पुराने बंदे हैं आपके, एक्सपर्ट बंदे हैं आपके दफ्तर में काम करें, इनको समझा देते। तो बताएं इनकी तरफ पैसे देने की लायबिलिटी किस वजह से राइज हो रही है, क्योंकि इनको निकाला। क्यों निकाला? इसलिए कि पता चला कि पिछले साल में इन्होंने ये गड़बड़ की थी। ये बातें आपकी सारी ठीक हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये मैनेजमेंट का डिसीजन इनको निकालना, क्या ये कोई लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की वजह से पेमेंट कर रहे हैं या अपने डिसीजन की वजह से निकाल रहे हैं? तो अपना डिसीजन कब लिया है? अगस्त में। अपना डिसीजन कब लिया है? अगस्त के अंदर। अब स्टॉक जल गया, अब स्टॉक मेरा खराब हो रहा है, तो साल के बाद पता चला कि खराब बहुत ज्यादा हो चुका है, तो स्टोर कीपर को कहा यार वो स्टॉक कहते हैं ईयर एंड पे ही सर खराब था बस। अब आप ईयर एंड के बाद के स्टोर कीपर ठीक है एनआरवी लॉस की एंट्री करो, इसके अलावा तुम भी निकलो। अब ईयर एंड के ऊपर स्टोर कीपर को निकालने की लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे कि उसको पेमेंट करनी है? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो मैनेजमेंट का सोल डिसीजन है उसको निकालना। माना कि उसकी वजह से उसने किया था, लेकिन उसकी वजह से आप जो भी बिजनेस में करेंगे उसके लिए लायबिलिटीज बुक करना शुरू कर देंगे। और आप इस वजह से आप सोचे कि नहीं यार नए बंदे हायर करने हैं, अब उनको भी पेमेंट्स करनी है नए बंदों को, वो कोई कहीं और नौकरियां कर रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए पेमेंट करनी है। आप कहीं इस इवेंट की वजह से नए बंदे बुलाने पड़े, टैक्स आपने पड़ा हुआ है, किसी नए बंदे को कहीं और से लाने के लिए कोई 2-3 लाख देना पड़ता है रिश्वत, तब फिर वो आता है हमारे पास। तो अगली लाइन में उसने और ज्यादा छिक के रखा होता है, एंड देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड टू हायर न्यू पर्सन्स फ्रॉम अदर कंपनीज एंड दे आर डिमांडिंग दिस मच अमाउंट एंड दे विल कम। तो बात बढ़ जाती, एंड नाउ वी विल गिव देम लैपटॉप्स एंड दिस एंड, तो फिर बात तो कहीं भी नहीं, ब्रेकें लगानी पड़ेंगी कहीं। तो लिखिए द पेमेंट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट्स आफ्टर ईयर एंड is due to management's decision of termination, which decision is made बोले after year end, which decision is made after year end. So no provision will be recognized as on 30/6/2000 कौन सा है? 25। नो प्रोविजन नो डिस्क्लोजर, इसके डिस्क्लोजर भी कोई नहीं है। बहरहाल ये IS 37 के डिस्क्लोजर नहीं है, IS 10 का अगर आप डिस्क्लोजर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो IS 10 का डिस्क्लोजर के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख के आ सकते हैं। हाउएवर इफ इट इज मटेरियल देन इट मे बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स, वो IS 10 की वजह से, लेकिन छोड़े पर इसको भी, कोई ऐसी चीज नहीं है ये।
ओके करो सारे ग्रुप्स में शेयर। बस अब 10-15 मिनट में पार्ट बी खत्म करते हैं, फिर आप लोगों ने घरों में भी जाना होगा। पार्ट ए में आज हमने बहुत अच्छी IFRS 9 की रिवीजन। अच्छा, IFRS 9 का एक सवाल कर देना, रिवीजन हो जाए जरा। भाई टेक लगा लें, आज कोई चीजें आपको मैंने ऐसी नहीं बताने के लिए बुलाया हुआ, आज बस आप ही ने सोचने, आप ही ने बताना है, आप ही ने करना है सब कुछ। कोई चीज़ ऐसी नई बताने के लिए बुलाया होता तो हम प्रॉपर मैसेज करते कि आज तो धूम धमक्का होगा और पता नहीं क्या क्या होगा। पेज नंबर 992, सारे ही पास पेपर कर लिए हमने जबरदस्ती इसके। 4 से 5 मिनट में कर दें ताकि हम पार्ट बी खत्म करें। अब पॉइंट नंबर 1 होमवर्क में दिया था शायद एक दिन, लेकिन मैं इसको जरा खुलवा के आपकी रेक्टिफिकेशन रिवाइज करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि हमें पता चले रेक्टिफिकेशन के हालात भी फारग हैं। करेक्टिंग एंट्रीज, IFRS 9 क्वेश्चन 7 पास पेपर। सर आसिफ ने क्या किया उसका एप्लीकेशन। On Jacom HL purchased 90,000 shares having a face value of, नहीं माय डियर, ये वाला सवाल करें ना, 1 2 नहीं करें, 2 तो क्लास में मैंने खुद करवाया हुआ है, 1 करो ना। Having a par value of 50 each और representing 20% शेयर होल्डिंग। ये अब बड़े बॉर्डर पे रखा है इसने 20% शेयर होल्डिंग। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं। एट ₹180 पर शेयर। जी फेस वैल्यू बताएं। 90,000 इंटू 50 जी 450 मिलियन कर लो, बस मिलियन है 4.5 लाख 45 मिलियन या हद होती है। 4.5 मिलियन रहने दे फिर, खैर है। परचेज प्राइस 90,000 इंटू जी 16,200। अब ये क्या चिनमिन चुप कर देना बस। ऑन 31 अक्टूबर FL पेड 30% इंटरिम कैश डिविडेंड। देखिए जब वो फेस वैल्यू देते हैं तो फिर परसेंटेज डिविडेंड की दे देते हैं, कोई मसला नहीं, डिविडेंड की परसेंटेज लगाएं, लेकिन आपने ये वाली परसेंटेज लगानी है, अब 20% नहीं लगानी, क्योंकि ये 90,000 शेयर ऑलरेडी हमारे ही 20% है। बोले डिविडेंड भाई आगे आओ ना जहां बैठते हो जी। 45 30% 1350। आगे चलें। FL रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 24 मिलियन। ये FL का पूरा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर वाज 270 एट ईयर एंड। जी फेयर वैल्यू 90,000 इंटू जी 24,300। ये कहीं लिखें, जब सवाल में कुछ ना लिखा हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेवनली की सेपरेट ही समझी जाएंगी। जब सवाल में कुछ ना लिखा हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेवनली HL की सेपरेट ही समझी जाएंगी। सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ ना तो बस इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट ही समझें। जब सवाल में कुछ ना लिखा हो तो ये हेवनली की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट ही समझी जाएंगी। कहीं लिखा तो नहीं हुआ कंसोलिडेशन का जिक्र और ये वो।
ओके, आप बता दें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने किसी के 20% शेयर खरीदे हुए हैं, तो 20 से 50 को आमतौर पे हम एसोसिएट कह सकते हैं, लेकिन सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है HL हैज क्लासिफाइड इट्स इन्वेस्टमेंट इन फेयर लिमिटेड एज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इस बोलें इसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसे एसोसिएट दिखाया है, बोलें इसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसे एसोसिएट के तौर पर दिखाया है। बार बार बोले, इसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसे एसोसिएट के तौर पर दिखाया है। इसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसे एसोसिएट के तौर पर दिखाया है। एंड हैज अप्लाइड इक्विटी मेथड, और इसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इक्विटी मेथड लगाया है। बाद में पता चला कि हमारा इस पर इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब कि ये है ही नहीं, नो सिग्निफिकेंट, इसलिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर को किस पे शो करें। क्वेश्चन 10 और 11 जो कल हमने पार्ट बी में किया था उसमें लिखा हुआ था ऑप्शंस अवेलेबल। इधर IFRS 9 में आप डिफॉल्ट मॉडल ही लगा लें। IFRS 9 का ऑल्टरनेटिव मॉडल है FVTOCI और डिफॉल्ट मॉडल है FVTPL, तो बस इधर FVTPL ये लगा लें। तो कहते हैं स्काई ब्लू वाली चीज मैं कर चुका हूं और अब आपने येलो वाली चीज करनी है, यानी आपने क्या करना है, ऐसे एरो ड्रॉ करना है। मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको एसोसिएट समझकर, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस समझकर इक्विटी मेथड लगा चुका हूं। अब इस इक्विटी मेथड से हमने आना है IFRS 9। तो इस सारी डिस्कशन में हमें यह बात याद होनी चाहिए कि अब हमने मूव करना है इक्विटी मेथड से FVTPL की तरफ। चलें इक्विटी मेथड वाली एंट्रीज कर लेते हैं और FVTPL वाली कर लेते हैं। दोनों का टी अकाउंट खोल लें। इसका टी अकाउंट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स और इसका टी अकाउंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बताएं, परचेज प्राइस से शुरू करें। परचेज प्राइस, और ये FVTPL मॉडल है, यहां भी परचेज प्राइस से शुरू होता है, बल्कि कैश ही लिखें यहां पे जी 16200 पोस्ट पैट, लेकिन इधर लिखिएगा P&L पोस्ट पैट। टोटल पैट, डेट ऑफ परचेज यकम मई, तो 8/12 हमारा हिस्सा 20%। असल में ना ये 24,000 इधर लिख लें, अगर नहीं समझ आ रहा तो 24,000 लिख लें जी, 3200। और डिविडेंड की एंट्री इस मॉडल में, डिविडेंड हमारा चाहिए, शायद ऑलरेडी हमारा ही है 1350। कैरी डाउन की जरूरत नहीं क्योंकि सवाल में सिर्फ जनरल एंट्रीज मांगी है उसने। पास पेपर क्वेश्चन 10, 11 जो कल हमने पार्ट बी में किया था उसमें क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट मांग रहा था, थ्योरी का सवाल था, तो कैरी डाउन्स भी हमने निकाले थे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, कैश क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, P&L क्रेडिट।
इसमें ना एक तरतीब थी, ठहरें, एक तरतीब थी, चार चीजें थी। एक थी इन्वेस्टमेंट की एंट्री, एक थी डिविडेंड की, एक की प्रॉफिट थी, और एक है फेयर वैल्यू। उस तरतीब से जरा करें। कैश डेबिट, नहीं डिविडेंड इनकम नहीं भाई, डिविडेंड इनकम नहीं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 1350, और तीसरी एंट्री करें प्रॉफिट की, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, पी एंड एल क्रेडिट जी 3200। ओके, अब एफईटीपीएल, एफईटीपीएल की एंट्रीज करें। परचेज प्राइस 16200, ट्रांजैक्शन कॉस्ट सवाल में नहीं है। आगे चलें, कैश इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, और कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, और जीआरएन पे फेयर वैल्यू पे ले जाएं एफईटीपीएल में। जी बोलें। 80-100, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट 16200, डिविडेंड की एंट्री, ये जरा चार याद रखिएगा पेपर में, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट जी 135। प्रॉफिट की कोई एंट्री नहीं होती इधर, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की इधर कोई एंट्री नहीं होती, और पी एंड एल होगी नोट। चलें अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर लें। करेक्टिंग एंट्रीज मांगी है, सवाल की रिक्वायरमेंट है करेक्टिंग एंट्रीज, तो पेपर में सिर्फ ये करके आएंगे, ये दोनों वर्किंग में करेंगे। थोड़ा सा लंबा काम लग रहा है देखने में, लेकिन आसान है, जल्दी हो जाता होता है। जी बोलें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट, जी कहां से कहां जाना है? इक्विटी से एफईटीपीएल की तरफ जाना है, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दिया इसको, और डिविडेंड इनकम 1350, और उसके बाद ये उल्टा दें, बस उल्टा दें, पी एंड एल डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और इसको रिकॉर्ड करें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट पी एंड एल क्रेडिट 80-100।
ओके आगे है जगह। ये सवाल खुलवाने का मकसद ये था कि जो हजरात लेट आए हैं उनको बता दें कि इधर अटेंटिव हो जाएं। प्रॉफिट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर फर्क देख लेते हैं। प्रॉफिट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर फर्क देख लेते हैं। सवाल ने मांगा नहीं है प्रॉफिट, एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स, लायबिलिटीज और प्रॉफिट अनएडजस्टेड सवाल में दिए नहीं हुए। मुझे थोड़ा सा आपको देख के उस दिन ये लगा था कि आप लोगों से हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, तो इसको फिर बहुत ही स्टेप वाइज हैंडल कर लें। करेक्टिंग को एज इट इज भी पोस्ट कर सकते हैं, इसे छोड़ें, करेक्टिंग को छोड़ें। अगर पेपर में इफेक्ट ऑन एडजस्टमेंट्स पूछा होगा तो ओरिजिनल रॉन्ग करके ये हमारी एंट्रीज कौन सी हैं, रॉन्ग, और ये एंट्रीज कौन सी हैं, ओरिजिनल। तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि रॉन्ग और ओरिजिनल को सामने रख के रेक्टिफाइंग कर देंगे। बहुत ही मैनुअल चलें और स्टेप वाइज चलें, बहुत ही जो आसान है, बिल्कुल स्टेप वाइज चलें। मुझे बता दें कितने टी काउंट्स यूज हो रहे हैं। एक ये टी काउंट यूज हो रहे हैं, दूसरा ये, बस 2 टी काउंट इधर यूज हो रहे हैं, इधर एक ये यूज हो रहा है, तीसरा हो गया अब ये, एक ये टी काउंट है। कैश को छोड़ा करें भाई, कैश बेशक काट दिया करें, कैश दे, कैश की एंट्री अकाउंटेंट गलत नहीं करता। मैं आपसे पूछ रहा हूं इन सारी एंट्रीज में मिला के कितने टी काउंट यूज हो रहे हैं, 1, 2, 3 टोटल कितने हो गए, 3। मेरे ख्याल से इफेक्ट ऑन प्रॉफिट पूछे, इसको इन सबको मिला के एक ही नाम रख दें, इन सबको मिला के एक ही नाम रख दें। आप बताएं कौन कौन से टी काउंट यूज हो रहे हैं, 1, 2, वो दो ही, ये वही है 2 ही, 3। तो बिल्कुल मैनुअली चलें। बोले इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कैलकुलेटर पकड़े, जमा 1600 माइनस 1350 जमा 3200 इज इक्वल टू, नहीं प्लस या माइनस। बोले इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितनी फिगर निकली है, 18। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 18050 से बढ़ चुकी हैं। बोले इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 18050 से बढ़ चुकी हैं, तो इनको क्या कर दें, काम बिल्कुल मैनुअली चलें और एग्जामिनर को बताएं 16200 माइनस 1350 प्लस 3200। अच्छा, जो जवाब आएगा उसे मैं तसल्ली से सोचता हूं कि पला, उधर बैठो अभी, जो जवाब आएगा उसे मैं तसल्ली से सोचता हूं, बैठो उधर बैठो, कि अभी प्लस करने या माइनस, तसल्ली से सोचते हैं। कैलकुलेटर पकड़े, लिखें प्लस 16200 माइनस 1350 प्लस 3200 इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव 18। बोले 18050 से इन्वेस्टमेंट इन ए रिकॉर्ड हो चुकी हैं, लेकिन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बाद में आने वाले ने बोल दिया, पहले से आने वाले चुप करके बैठे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्या बोला आप लोगों ने,
इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 18050 से डेबिट हो चुकी। और यार सादा सी बात है ना, फर्ज करें इधर एंट्री क्रेडिटर की होगी है और इधर एंट्री डेटर की होगी है। डेटर 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 इतने रुपए से डेबिट हो चुके, डेटर नहीं डेबिट होना चाहिए था, तो डेटर को क्रेडिट कर दो। लैंड 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 इधर आ गई और बिल्डिंग बिल्डिंग इधर, तो लैंड डेबिट हो गई है, हालांकि बिल्डिंग होनी चाहिए थी, तो जितनी लैंड डेबिट हो गया उल्टा दे। कुछ समझ आ रही है बात की? रिपेयर रिपेयर रिपेयर, रेंट रेंट रेंट, ये बात है। तो बोले इन्वेस्टमेंट इन ए कितने से डेबिट हो चुकी है? 18050 से। कितने से होनी चाहिए थी? नहीं, तो क्या कर दें? कम कर दें। कितना? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? जरा हाथ खड़ा करके बता दें। क्लियर? आगे, खुशी कितनी रिकॉर्ड हो चुकी है? खुशी कितनी रिकॉर्ड हो चुकी है? 3200। खुशी कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? बोले 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 बोले, खुशी कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? 94। जल्दी बताएं जल्दी बताएं, क्या करें? खुशी रिकॉर्ड हो गई, 3200 होनी चाहिए थी ज्यादा, और रिकॉर्ड कर दें। कितना? ऐड इंक्रीज इन प्रॉफिट। बोले बोले बोले, इंक्रीज इन प्रॉफिट। कितना? 62। शो भी कर दें एग्जामिनर को कैलकुलेशन। डन। और आखिरी चीज, वो टाइम जाया करवाते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट इन शेयर 16200 जमा 8100 करें कैलकुलेटर पे। 16200 जमा 8100, डेटर 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 क्रेडिटर क्रेडिटर क्रेडिटर, मतलब जमा करें इन दोनों को। 24। बोले इन्वेस्टमेंट इन शेयर 24300 से डेबिट होनी चाहिए थी। आपने खुद ही कहा है प्लस करें, लेकिन डेबिट कर 24300। ऐड इन्वेस्टमेंट इन, अब देखिए आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर डाल के इन्वेस्टमेंट इन ए को निकाल दिया। 16200। अब तरीका क्या हो गया? तरीका वही हो गया जो बचपन वाला है, लैंड लैंड लैंड, प्लांट प्लांट। ये एंट्री तो आप कर लेते, बड़ी जल्दी कर लेते, अब नाम नए नए हैं उससे क्यों परेशान हो रहे हैं? लैंड लैंड लैंड, लैंड डेबिट हो गई, प्लांट प्लांट, प्लांट डेबिट होना चाहिए था, तो क्या करें? लैंड जितने से डेबिट हुई क्रेडिट कर दें। ये बात समझ आ गई है तो हाथ खड़े कर दें, फिर आगे चलते हैं। बस ठीक है, ये मेरी तरफ से खत्म है। चलें जी माशाल्लाह, पार्ट ए में हमने IFRS 9 की रिवीजन की और पार्ट बी में भी IFRS 9 की रिवीजन की। एक छोटा सा 1037 का सवाल किया था। इंशाल्लाह अब कल मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।